नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। बेबाक बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शरद शुक्ला जी। युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में बड़े सक्रिय भूमिका में रहे हैं। समाज सेवा से राजनीति में आए हैं। लगभग 6 साल इन्होंने समाज सेवा किया है। उसके बाद कांग्रेस से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। 2018 में कांग्रेस ज्वाइन कर प्रदेश महासचिव के पद पर आते हैं और युवाओं की बात बड़े बेबाकी से उठाते रहे हैं। ये तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी। धन्यवाद। MBA की पढ़ाई करके समाज सेवा का ख्याल कहाँ से आया था आपको? देखिए, शुरुआत से एक बात हम सुनते आए हैं कि पढ़ लिख के समाज में कुछ करना है, तो करने का तात्पर्य हर तरीके से हम ले सकते हैं। राजनीति में आना, सामाजिक कार्य करना, ये भी तरीके राष्ट्र निर्माण ही है। और अगर बीटेक, एमटेक, BBA, MBA और इस तरीके से जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, MBA करके लोग अधिकतर प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन आप समाज सेवा को ही देखिए, अपना अपना सबका एक तरीके से अपना अपना कैरियर होता है। तो सामाजिक कार्य करना, चूँकि समाज में मैं लगातार चीज़ों को देख रहा था और पढ़ लिख के राजनीति में आना, मैं समझता हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी करता हूँ युवाओं का कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, राजनीति में उनकी बहुत आवश्यकता है। आज पूरे देश की राजनीति के अंदर एक ऐसा वैक्यूम है, खालीपन है। राजनीति ही देश का भविष्य तय करती है, इसीलिए राजनीति क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति नहीं करेगा तो ये अंगूठा टेक ही तो करेंगे। तो अनपढ़ की तरह करेंगे। ग्राम प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जो भी योजनाएं आती हैं वो लिखा पढ़ी में अंग्रेजी में आती हैं। सदन के अंदर जो बातें बोली जाती हैं उनकी भी बाकायदा उसमें योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, अंग्रेजी में जी। और मैं समझता हूं कि जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको निश्चित तौर पर राजनीति में सहभागिता करनी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमें इस पर सहभागिता करना चाहिए। उसके बाद ख्याल आता है लगभग 6 साल आपने 2011 से समाज सेवा जी लगा 2018 तक कर रहे हैं। ये बीच का टाइमिंग कम से कम 6-7 साल हो गया था। अचानक ख्याल आता है आपको कि समाज सेवा अब राजनीति के बिना नहीं होगी? देखिए, समाज सेवा और राजनीति ये कहीं दोनों अलग नहीं है। एक असल में स्थिति बना दी गई है कि नेताओं को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्या कहीं से? हालांकि मैं बताऊं आपको कि राजनीति से समाज सेवा कहीं परे नहीं है। राजनीति में मैं हूं अगर, तो आज भी समाज की सेवा ही कर रहा हूं। कोई मुद्दे होते हैं, अंतिम कतार में जो खड़ा व्यक्ति है। सोचा कि समाज सेवा बिना राजनीति की नहीं है? राजनीतिक नहीं, देखिए, असल में ऐसा है कि अगर हम इस्टेब्लिश चाहते हैं कि समाज स्थापित हो, अगर हम चाहते समाज में सुधार कर सकें, तो हमको कहीं ना कहीं राजनीति करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो लोग सदन में बैठे हुए हैं वहीं से देश की नीतियां बनती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि सुधार यहाँ पर होना चाहिए, हमको उस जगह पहुंचना होगा। और आज राजनीति में रहने मुझे इस बात का गर्व है कि कतार में जो खड़ा अंतिम व्यक्ति है, चाहे वो कोई बेरोजगार व्यक्ति हो, चाहे समाज में दबी कुचली कोई महिला हो, कोई दबा कुचला वर्ग हो, उसकी आवाज उठाने के लिए मैं स्वयं और पूरी यूथ कांग्रेस की टीम दमखम से उठाती है और समस्याओं का समाधान करने में सफल भी हम होते हैं। 2022 में क्या अयोध्या से चुनाव लड़ने का मूड है आपका? देखिए, ऐसा है कि ये निर्णय हमारी पार्टी का है। पार्टी ने आपको टिकट देती है? पार्टी हमको टिकट देती है तो बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। असल में कहीं से कोई राजनीति कर रहा हूं अगर, तो किसी में कोई मनाही नहीं है। पार्टी ने मुझसे कहा कि राजनीति कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए ही की जाती है। नहीं, राजनीति अगर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको, जैसे हम पार्टी में हैं, तो हमारी कांग्रेस पार्टी एक सेना है। वो सेना स्वतंत्रता संग्राम के पहले देश को आजाद कराया, और आज जब देश एक क्रूर शासक के चंगुल में फंसा हुआ है, तब भी देश को आजाद कराना है इससे। तब गोरे अंग्रेजों से उसको आजाद कराना था, आज काले अंग्रेजों से कराना है। तो उसी आजादी में जो सिपाही हैं, मैं वही सिपाही खुद को मानता हूं। सरकार को आप काले अंग्रेज तो थे, रॉलेट एक्ट लेकर आए थे अंग्रेज। आपको अगर पढ़ा हुआ अपने इस बारे में, तो उस एक्ट के तहत ये था कि बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, बिना कोई नोटिस के आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था योगी जी लेकर आते हैं, यूपीपीएसएफ लेकर आते हैं, और ये कहते हैं कि ये ऐसी व्यवस्था है कि आपको बिना कुछ बताए, बिना नोटिस के
आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये रोलेट एक्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद जो किसानों पर जुल्म किया अंग्रेजों ने, आज वही जुल्म तो झेल रहे हैं किसान। आज क्या देश में किसान खुद को आजाद महसूस कर पा रहा है? आप मुझे बताइए। जो क्षेत्र कहीं ना कहीं युवा, आज के युवा जो आरोप लगाते हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि हमारी विपक्ष जो है वो बहुत कमज़ोर है, इसीलिए सरकार मनमानी कर रही है। अगर विपक्ष हमारा मजबूत होता तो सरकार मनमानी न करती। बहुत से मुद्दे हैं जो जनता सरकार के समक्ष हम उठा सकते हैं, लेकिन हमारी विपक्ष जो है वो उठा नहीं पाता। दो बिंदु आपके मैंने नोट किए, मैं बात करना चाहता हूँ। पहली बात कि जो देश की आम आवाम है वही पक्ष है, वही विपक्ष है। जो जिसको चुनता है, जो जनता को चुनती है, वही सत्ता में बैठता है। आज अगर देश में स्थिति बनी हुई है तो विपक्ष, अगर कोई जनता ये कहती है विपक्ष की भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है, मैं आपको बताता हूँ व्यक्तिगत मेरे ऊपर सिर्फ लड़ने की वजह से, अगर आज योगी आदित्यनाथ जी आते हैं जनपद के अंदर तो मेरे यहाँ पुलिस फोर्स लगा दिया। सवाल हमने हमारे जहन में तमाम सारी बातें, मतलब पूरी तरीके से विपक्ष का दमन करने का ये काम कर रहे हैं, पुलिस के बल पर तानाशाही का। अब ये वो पूछे मुझसे खतरा क्या है, मैं कोई आतंकवादी हूं क्या? विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है, हमारा दमन किया जा रहा है, पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पिछले 6, 8, 10 महीने का अखबार उठा के देख लीजिए। हमने देखा पूरे प्रदेश के अंदर अगर सड़कों पर कोई लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और इसमें कोई कोताही नहीं है। हम आगे भी अगर ये लाठीबाजी काम करेंगे, अपना सीना तान के हम खड़े होंगे। तो हमारा लड़ने का इतिहास रहा है, देश के प्रति शहादत देने का हमारा इतिहास रहा है। तो इनसे घबराने वाले नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग आए थे जिनको अपने बूट की नोक से हमने मार के भगाया इस देश से, अंग्रेजों को। तो हमसे कोई ऐसी बात नहीं है कि इनको हम हटा नहीं पाएंगे। तो ये समय बदलेगा और निश्चित तौर पे हमारी सरकार बनेगी। और जो समस्या युवाओं को आ रही है, रोजगार के वादे किए गए थे, इन्होंने कहा प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, रोजगार जो व्यक्ति कर भी रहा था उसकी नौकरी चली गई। और इसमें कोई और वजह नहीं है, एक विशेष जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी विफल नीतियों के चलते। भाजपा के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि आपने कहा कि रोजगार अगर ये दिए होते तो, लेकिन ये भी सवाल कहीं उठते हैं कि अगर आपने रोजगार दिया होता तो सत्ता से बाहर ना होते। जो 15 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो 15 करोड़ लोगों का रोजगार इस सरकार में गया है, वो कब नौकरी कर रहे थे? इसके पहले से नौकरी कर रहे थे, 14 में कर रहे थे, हमारी सरकार थी। इस देश के अंदर हमने संस्थान बनाने का काम किया, हमने बीपीसीएल दिया जिसमें लोगों को रोजगार मिला, हमने बीएचएल दिया जिसमें लोगों को रोजगार मिला, हमने यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने लगाए। आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, इस अयोध्या के अंदर पिछले 6 वर्षों में अगर कोई कल कारखाना लगा मुझे बता दीजिए, अगर कोई विश्वविद्यालय खोला गया मुझे बता दीजिए, अगर कोई रोजगार का अवसर पैदा किया मुझे बता दीजिए। जो फैक्ट्रियां आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, भाजपा के 2 काम, काटो फीता बदलो नाम, वही पुरानी योजना है। आपको बता दूं, दर्शन नगर का जो मेडिकल कॉलेज है, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की योजना है। और वहां पर 4 दीवारी करके उसका अधिग्रहण जमीन का तभी कर लिया गया था। इसके अलावा जो भी ये वादे करते हैं तमाम सारे, अब बताइए फिर भी क्यों 2005 में आपकी केंद्र की सरकार रहती, 2007 में, तब भी आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं वापस आ पाते हैं। 2009 में केंद्र में फिर सरकार बनती है आपकी, 2012 में चुनाव होते हैं, फिर भी आप वापस नहीं आ पाते हैं। क्या रीजन रहा? देखिए, केंद्र असल में होते हुए भी हम उत्तर प्रदेश में नहीं आ पाते। ये राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। हमने इस प्रदेश को, हमने इस उत्तर प्रदेश को बहुत बार अपने मुख्यमंत्री दिए हैं। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी से लेकर एनडी तिवारी, सुचिता कृपलानी, तमाम सारे ऐसे हमने मुख्यमंत्री दिए हैं। उस समय का काल आप देख लीजिए, नौकरियों के जो अवसर, इस देश को जब आज़ादी मिली है, हमारा देश सुई बनाना नहीं जानता था। उस देश की आंखों को अगर भांकड़ा नांगल बांध देखने का ख्वाब किसी ने दिखाया है? हमने सिर्फ यही पूछा कि 2007 केंद्र में रहते हुए 2007 में हम नहीं वापसी कर पाते हैं उत्तर प्रदेश में, 2012 में नहीं वापसी कर पाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहीं ना कहीं जनता का मोह भंग की मैं बात नहीं मानता हूं। देखिए, वो मुझसे मोह भंग करें, कांग्रेस पार्टी को वोट करें या ना करें, हमारी सरकार लाए ना लाए, मैं उनसे स्पष्ट वादा कर रहा हूं, अगर कोई समस्या उनके ऊपर पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले उनके पास खड़े होने काम करेगी। जहां तक बात सरकार आने और ना आने की बात है, इस बार हम पूरी ताकत से लड़ने वाले हैं। 2022 का विधानसभा चुनाव, हमारे पास प्रियंका गांधी जी के रूप में ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, जिसकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में किसी छुपी नहीं है।
आज उनके लड़ने का ये प्रमाण है कि तमाम सारे दल पीछे छूट गए हैं। और जहां तक आज तक ना आने की बात रही है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवादिता में फंसाने का काम बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने किया है। इस प्रदेश में जो स्थिति परिस्थिति रही, लगातार जातिवाद के चक्कर में लोगों ने फंस कर वोट किया, और हमारा प्रदेश आज कहां पर है? गुंडई में नंबर 1 आ गया। हमारे इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद हमारा अयोध्या आप देख लीजिए, अयोध्या में ना कहीं पर मैन पावर की कमी है, ना संसाधन की कमी है। हमारे यहाँ पूरा माझा खाली पड़ा है। हमारे यहाँ मिल्कीपुर में बड़ी संख्या में जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। इसके बाद भी रोजगार की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। हमारी सरकार होती, हमारी सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, हमारा ये मानना है कि हम योगी सरकार, योगी जी का मैं इतना कहना चाहता हूँ, इतना चक्कर वो यहाँ पर लगा लिए हैं आकर। मुझे इसलिए याद है कि जितनी बार वो आए उतना मुझे गिरफ्तार किया गया है, इसलिए मुझे याद हो गया है। हाँ, जब भी आए आपको नजरबंद कर लिया जाता है। तो योगी जी यहाँ पर जब आते हैं तो आए, स्वागत है, वो मुख्यमंत्री कहीं पर आए जाएं, लेकिन वहां से जाने के बाद कम से कम जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे होने चाहिए। नाम ही जो रहे हैं उनको क्यों ही नजरबंद किया? जैसे आप हुए, संतोष दुबे हुए शिवसेना के जी, इन लोगों को, आप ही लोगों को क्यों नजरबंद किया जाता है? पकड़ना, नजरबंद करना, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ये उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं। ये डरते हैं या जनता के मुद्दे आप उठाते हैं? देखिए, मैं कोई आतताई नहीं हूं, मैं उनसे डरे ये। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति हूं, और कांग्रेस पार्टी में डराना, हिंसा करना सिखाया नहीं जाता है। हिंसा करना, डराना और इस तरीके से हमले करना, लोगों को मारना पीटना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बदले की भावना, ये कार्रवाई कर रहे हैं, रहती है इनके अंदर बदले की भावना। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कहीं नजरबंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम मोहब्बत से आजादी होगी, आजादी करे, आजादी ने देश को दी है, तो आजादी के मूल्य हम समझते हैं। हमारे पुरखों ने अपना खून दिया देश को बनाने के लिए, लेकिन इनका इतिहास जो रहा है बीजेपी के लोगों का, ये अंग्रेजों के दलाली करने का रहा है। इनका इतिहास जो रहा है अंग्रेजों से पेंशन लेने का रहा है, तो देश की आजादी का मूल्य समझ नहीं सकते हैं। अयोध्या में आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि राम जन्मभूमि के मुद्दे पे क्यों चुप हो जाती है? इस राम जन्मभूमि का जो मुद्दा बनाने के पक्ष में क्यों नहीं रहती है? हम मंदिर बनाने के विपक्ष में कब रहा, मुझे बता दीजिए। मैं बीजेपी के वार्ड अध्यक्ष से लेकर उठाते आप, देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था। राम मंदिर इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था का विषय था, और वो देश का जो मुद्दा था, वो जो आस्था का विषय था, वो कहीं ना कहीं न्यायालय के अधीन था। न्यायालय के अधीन था। न्यायालय की बात आप करते हैं जी। जब राम मंदिर का ताला खुला जी, तब राजीव गांधी सरकार थी जी, तब ये कहा गया कि ताला जो खुलवाया गया वो राजीव गांधी ने खुलवाया जी ने खुलवाया जी। भाजपा की सरकार है, मंदिर निर्माण हो रहा है जी, और कोर्ट के आदेश पर हो रहा है जी। तो भाजपा भी यही कह रही है कि मंदिर जो निर्माण हो रहा है वो हमारी वजह से हो रहा है। तो दोनों में तो आप दो बातें देखी हैं। हमारा हमारा ये जनपद था फैजाबाद, जिसको उन्हें अयोध्या नाम दे दिया, लेकिन इनको समझना ये चाहिए कि अयोध्या नाम रखने से राम राज्य नहीं आता है, स्थापित करना पड़ता है। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का पावन मंदिर बनने जा रहे हैं, हम सबके लिए गौरव का विषय है। जब राम मंदिर की घोषणा हुई है निर्माण की, सबसे पहला ट्वीट प्रियंका जी राहुल जी का आया है, हम सब ने हर्ष व्यक्त किया। और मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, एक आधिकारिक बयान हमारी पार्टी का दिखा दें कि हम कहीं मंदिर के विरोध में रहे हो। लेकिन ये झूठे और फरेबी मक्कार लोग हैं जो इस बात को झुठलाकर, तो आपके नेता ही उठाते हैं कि रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और राम मंदिर बनवाने के लिए पैसा है। ये कहीं किसी नेता ने सवाल पूछा, मत बता दीजिए मुझे। सोशल मीडिया पे आपके ही पार्टी के एसपी चौबे जी हैं जी, फेसबुक पे ये बकायदा उन्होंने लिखा, का जो मंच होता है उन्होंने लिखा, अपनी बात मैं बता रहा रहते हैं, अपनी बात लिखते हैं, मैं कह रहा नेता वो अपनी बात लिखते हैं, अपनी बात या पार्टी की तरफ से। मैं आपसे अगर जो यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मैं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत पदाधिकारी के रूप में बात कर रहा हूँ। मेरे बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान माना जाएगा, लेकिन जो मैं सोशल मीडिया पर लिखूंगा वो मेरा व्यक्तिगत विषय है। कांग्रेस पार्टी के श्रमिक नेता है, नहीं, श्रमिक नेता हैं, लेकिन जो स्टैंड उनका है, राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना ही चाहिए, लिखते हैं अभी, लेकिन रोजगार की बात भी करनी चाहिए। हमारा सवाल सुन लीजिए आप, हम राम मंदिर को कटघरे में रख कर ना, मैं नहीं रखता हूं ना, कांग्रेस पार्टी रखती है। आदरणीय चौबे जी पार्टी के नेता तो रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता अगर रख रहा है, ये उसके व्यक्तिगत उसका विषय है।
हाँ। उसका व्यक्तिगत भाई ये आपको उनका बता दूं, व्यक्तिगत। ठीक है आप ये बात मान रहे हैं, लेकिन भाजपा एसपी चौबे जी मैं बता रहा हूँ, एसपी चौबे जिला स्तर के नेता हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस बात को स्पष्ट मंच से कहा कि अगर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री एक बार और बन जाते तो राम मंदिर का निर्माण हो जाता। तो किस बात को बीजेपी मानती है? अब बीजेपी वाले जाने कितना मानती है कितना नहीं। वो अधिकृत नेता हैं। हाँ। 2022 के चुनाव को लेकर क्या मोड़ है? 2022 का चुनाव, क्या तैयारी है? 2022 का चुनाव इस बार पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन चुका है। इनका जो घमंड है वो टूटने वाला है और पूरी तरीके से हमारा ये मानना है कि हम इस प्रदेश को मुद्दे दे रहे हैं। अगर आप खोजी पत्रकारिता करते हैं तो अगर आप इस बात को देखेंगे, इस प्रदेश के अंदर जो मुद्दा आया अभी तत्काल का, जो घोटाले किए गए कोरोना किट के लिए, उस किट का घोटाले का जो पहला मामला आया वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। इस प्रदेश और देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। कांग्रेस पार्टी ने, उनके विधायक तो खुद ही आरोप लगाते हैं। तो भैया वही तो बात है, वही मैं कह रहा हूँ। इस प्रदेश में इस सरकार ने इतना त्रस्त कर दिया है कि आज उनके विधायक उनके खिलाफ उतर आए हैं। तो आप ये बात देख रहे होंगे कि जो मुद्दे हम दे रहे हैं उसमें कोई भी लड़े, लेकिन मुद्दे कांग्रेस पार्टी दे रही है। इसका प्रमाण ये है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दे पर काम कर रही है। और आने वाला समय आज आप देखिएगा कि हम लगातार इस फैजाबाद के अंदर देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों के भीतर हम 3 बार गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर युवाओं को मौका दिया जाए यूथ कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुनने का, कि अगर 2022 में हम वापस आते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, विधानसभा का नेता कौन होगा, यूथ कांग्रेस बताए तो हम सबकी नेता आदरणीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं। हम सब चाहते हैं वो मुख्यमंत्री की दावेदार बने। ये हम नहीं, वो तमाम सारे लोग जो आज राजनीति में नहीं भी हैं वो भी इसको चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने एक स्टैंड लिया है। एक आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर विशेषकर ब्राह्मण बिरादरी बड़ा हमला हो रहा है। लगातार ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, जगह जगह पर लोग हत्याएं हो रही हैं। अभी कल की घटना देख लीजिए, परसों घटना देख लीजिए, मतलब हर दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन कोई ब्राह्मण मारा ना जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर ब्राह्मण वर्ग जो है, विशेषकर हर वर्ग लेकिन विशेषकर ब्राह्मण वर्ग खुद को असुरक्षित फील कर रहा है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आते हैं और कहते हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं। कूदती तो कांग्रेस भी है ना, मैं बता रहा हूं, मैं स्पष्ट करने दे रहा हूं। यही बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। यही अखिलेश यादव जी हैं जिनकी सरकार के अंदर इटावा में विशेष ब्राह्मण बिरादरी को, लोगों को सुन लीजिए, महिलाओं तक को मुंह पर कालिक पोंछकर चप्पल का माला पहनाकर घुमाया गया था। मायावती जी आती हैं, उसी ब्राह्मण वर्ग की बात करते हैं। सपा पार्टी से आप गठबंधन करते हैं 2019 जी। तो भैया अगर आप तो उस समय जो स्थिति थी, ब्राह्मणों पर हमले इस तरह की नहीं हो रहा था। सरकार किसकी थी उस समय? आपको नहीं दिखाई पड़े। सरकार किसकी थी उस समय? सरकार चाहे जिसकी रही हो, लेकिन तब ये सारे मुद्दे आपको नहीं दिखाई पड़े। तो मुद्दे परिस्थिति के साथ देखे जाते हैं। जो आज की स्थिति चल रही है, आज कैसे चल रही है? अब आप कहेंगे कि सन 47 में, आप 52 में जब आए थे, आप इतना मुद्दा क्यों उठाया? 2 साल पहले की तो स्थितियां बदलती रहती हैं। अब आप पूछिए, अब तो मायावती और गलबैया कर रही थी। मायावती जी जो सुश्री मायावती जी हैं और अखिलेश यादव जी है, साथ में चुनाव लड़ रहे थे ज्यादा 2 साल पहले। आज तो बड़ी खिलाफत हो गई है। तो राजनीतिक परिस्थितियों का खेल होता है। 2017 में आप गठबंधन करते हैं, हम केवल ये बात समझ लीजिए कि जनहित के मुद्दों से हम समझौता करने वाले नहीं है। अगर हम ये देखते कि समाजवादी पार्टी अगर जनहित में काम कर रही है, हम स्टैंड लेते। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने खड़ी है। मेरी बात पूरी करो, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं बात कर रहा था ब्राह्मणों को लेकर। तो जो बसपा आई, बसपा ने कहा कि हम ये करेंगे, इन्होंने, लेकिन लीडरशिप कोई नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने 6 मुख्यमंत्री दिए, ब्राह्मण दिए। गोविंद वल्लभ पंत जी को मुख्यमंत्री दिया, ब्राह्मण थे। हमने एनडी तिवारी जी को दिया, ब्राह्मण थे। हमने कृपलानी जी को दिया, ब्राह्मण थी। हमने उसके बाद जो है तमाम सारे और नेताओं को दिया, ब्राह्मण थे। बीजेपी ने हमको 4 मुख्यमंत्री दिए। कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री दिया, राजनाथ सिंह को दिया, योगी जी को दिया, राम प्रकाश गुप्ता जी को दिया। ठीक है, मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं ले रहा, ब्राह्मण नहीं दिया, खाली समझ लीजिए। अखिलेश यादव जी की पार्टी समाज दो मुख्यमंत्री देते हैं, एक पुत्र, उसके पहले पिता। क्या आप कहना चाहते हैं? मायावती जी आती हैं तो स्वयं उत्तर प्रदेश में मैं चुनौती दे रहा हूं इस बात को सभी पार्टियों को, और इस बात को मैंने कई बार कहा भी है। और पार्टी ये सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री जो करेगी प्रोजेक्ट,
ब्राह्मण मुख्यमंत्री करेगी। अगर इतनी चुनौती को स्वीकार कर सके, अभी आपने कहा जस्ट पहले, हम सबकी इच्छा है, हम सबकी इच्छा ये है कि हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी सीएम कैंडिडेट बने। लेकिन कांग्रेस पार्टी स्वयं स्टैंड ये ले रही है, मैं आपको इसमें से बता दूं, पत्रकार हैं, वो स्टैंड ये ले रही है कि मूर्तियों का दावा करने वाले लोग ये बताएं, भैया मैं ब्राह्मण हूं, मैं खुद को इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं करता हूं, सेफ फील नहीं करता हूं, ठीक है, तो आप जो गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में मूर्ति लगती है, ब्राह्मण होने की वजह से नजरबंद आपको कराया जाता है, हो सकता है, ये हमको मार भी सकते हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो एक कार होती है, एक कार होती है, कराए जाते हैं, भास्कर जी मेरी बात सुन लीजिए, जो गाड़ी होती है, गाड़ी के डैशबोर्ड में मूर्ति लगती है, तो हमको वो मूर्ति नहीं बनना है, हमको गाड़ी का जो हैंडल, उसका जो उसका स्टीयरिंग व्हील होती है, हमको स्टीयरिंग व्हील चाहिए। अगर स्टीयरिंग व्हील मुझे दे सके, सभा बता दे, इस प्रदेश के ब्राह्मणों को बता दे कि भैया मैं ब्राह्मण सीएम देने जा रहा हूँ, है इनके अंदर हिम्मत बात को कहने के लिए, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो इस बात को मैं कह रहा हूँ। मिश्रा लेकिन आते हैं कहते हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति बनवाएंगे, तो मूर्ति देखिए ऐसा है, इनको इस बात की बुद्धि नहीं है क्या अखिलेश यादव जी को, अच्छा मुझे बात बनवाने से हम, अच्छा भास्कर भैया आप मुझे बात करें, मुझे बात बताइए, मूर्तियों का विरोध करने वाली पार्टी कौन सी है? सब बात होती ना, मैं किसी की मूर्ति लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस बात को समझ लें, अगर ब्राह्मण खुद को मानते हैं तो, मैं ब्राह्मण, मैं तिलक लगाता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, इस बात को मैं समझता हूं कि जो परशुराम जी थे, महापुरुष नहीं थे, भगवान थे, और भगवान की मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती, मंदिर में लगती है, मंदिर में लगती है, ठीक है, तो क्या अभी बताइए चौराहे पर मूर्ति लगा देंगे तो क्या मंदिर धूल मिट्टी पड़ेगी, कौन जिम्मेदार होगा उस मूर्ति का? क्या मूर्ति बनवाने से ब्राह्मण खुश हो जाएंगे? इनकी आस्था है, बनवा लें, ब्राह्मण खुश है कि नहीं कोई चुनाव बता देगा। इस मुद्दे पे आप भी तो कूदते हैं। किस मुद्दे पर? मूर्ति बनवाने पे। मूर्ति बनवाने के मुद्दे आपके पार्टी से भी आता है। किसने कहा? जितिन प्रसाद ने कहा। जितिन प्रसाद जी पूरे प्रदेश के अंदर ब्राह्मण चेतना मंच के नाम से बना लिए कांग्रेस पार्टी, उनको मैं इस बात कह रहा हूं भाई, अगर ब्राह्मण मारा जाए तो कोई बोलेगा नहीं क्या? प्रभारी भी बनाए गए। ब्राह्मण अगर मारा जाए कोई बोलेगा नहीं क्या? बोलेगा क्यों नहीं? अगर इस प्रदेश के अंदर तो नहीं, कौन नहीं बोल रहा है? अगर उस सर जो है जौनपुर के अंदर हत्या हुई है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पहुंची है। प्रतापगढ़ के अंदर अगर मारे गए जो है बैकवर्ड भाई हमारे, तो कांग्रेस पार्टी पहुंची है। प्रदेश के अंदर अगर यहाँ निषाद भाई मारा गया अयोध्या के अंदर, कांग्रेस पार्टी पहुंची है। पूरे प्रदेश के कोने कोने में अगर कोई वर्ग के साथ आकर कहीं पर भी उसके साथ उसको पीड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप वहाँ पहुँच रही है, लगातार पहुँच रही है। लास्ट में हम पूछते हैं, जब हम निकलते हैं किसी का इंटरव्यू या किसी से बात करने के लिए, तो हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कि हम आज इससे बात करने जा रहे हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फेसबुक पे एक नितेश तिवारी जी लिखते हैं, आजमगढ़ के हैं, उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करेगी? देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा शरद शुक्ला नहीं बता सकते हैं, ये मुद्दा प्रियंका गांधी नहीं बता सकती। स्टैंड क्या है आप? मैं बता रहा हूँ। देखिए असल में इस देश व्यक्तिगत विचार देखिए मैं यहाँ व्यक्त नहीं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रवक्ता तो यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। तो इसमें इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की जो व्यवस्था आई है, कहीं ना कहीं जो पिछड़ा वर्ग रहा, जो उपेक्षित तबका था, उसको व्यवस्था देने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, उसको स्टैंड कराने के लिए हमने व्यवस्था दी है। समय के साथ उसका मूल्यांकन किया जाता रहा है। हमारी सरकार जब आएगी तो कहीं ना कहीं ये हमारा अकेले का मुद्दा नहीं है, हम कोई तानाशाह नहीं है। आरक्षण होगा या नहीं होगा, ये माननीय सदस्य लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं, ये उनका मुद्दा होता है, ये चर्चा वहां पर होनी चाहिए। आपके जो स्टैंड होंगे वो ऐसा, आप लोग शरद शुक्ला अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे 24 में तो अपना स्टैंड सदन बता दूंगा मैं, अगर लोकसभा में पहुंच जाऊंगा 24 में। एक संगठन के पदाधिकारी हैं आप, संगठन का पदाधिकारी होने के नाते नहीं, ये देखिए देश की जो नीतियां हैं, संगठन की सोच, संगठन की नीतियां बता सकते हैं। संगठन का आदमी ही जाता है तो ऐसा है भास्कर भैया कि संगठन की नीतियां बता सकते हैं हम, संगठन में क्या होने वाला है या पार्टी क्या करने वाली है। आरक्षण के मुद्दे पे खड़ी होगी कि नहीं होगी? आरक्षण के मुद्दे पर स्टैंड स्पष्ट रूप से बता दूं आपको, ये देश की ये जो वो शक्तियां हैं, वो अधिकार हैं जो देश के संविधान में निहित हैं। ये राष्ट्रीय नेता, ये नहीं, एक नेता की बात ही नहीं है, मैं ये बीजेपी नहीं है कि इसमें अहम ब्रह्मास्मि जो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे वो होगा, ना ना ना। इसमें जो व्यक्ति आजमगढ़ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और जो त्रिपुरा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा,
जो पश्चिम बंगाल का होगा, जो कन्याकुमारी का होगा, उन सब की आपसी सहमति ली जाएगी, उनकी बात को सुना जाएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। ये कोई नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था नहीं है कि हम बरमास जो मैं कह दूंगा भाई। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि पीछे हटेंगे जरूर आप? नहीं, हटने का मैं बात ही नहीं कर रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। ये थे उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव शरद शुक्ला जी, जिन्होंने बताया 2022 में सत्ता में वापसी करने के लिए आम जनता के मुद्दे को बताया कि हम आम जनता के मुद्दे उठाकर 2000 वापसी करेंगे 2022 में। जो भी रहा, स्टैंड कोई साफ नहीं है, ना आरक्षण के मुद्दे पे, न राम मंदिर के मुद्दे पे, लेकिन ये है कि ये जुझारू व्यक्ति हैं, युवाओं की बात उठाते हैं और फैजाबाद अयोध्या की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। और मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पे जब भी आते हैं तो अब क्या ब्राह्मण होने की वजह से ये भी साफ नहीं हो पाया, ब्राह्मण होने की वजह से नज़रबंद किया जाता है या कोई और कारण रहा हो, जो भी हो, बहुत बहुत धन्यवाद।